फर्स्ट टाइप की रिएक्शन जो आती है वो हमारे पास वो है एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन बेसिकली हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ में ये पढ़ते हैं कि कोई भी हैलो एल्केन किसी दूसरे केमिकल कंपाउंड के साथ किस तरह से रिएक्शन करेगा। ठीक है, अब देखो एलिमिनेशन रिएक्शन का दूसरा नाम है डीहाइड्रो हैलोजिनेशन और तीसरा नाम है बीटा एलिमिनेशन। ठीक है, अब ये रिएक्शन को समझने से पहले मैं तुमको थोड़ा अल्फा कार्बन और बीटा कार्बन का कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि कौन सी चीज़ क्या होती है। ठीक, तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास एक कंपाउंड है, ये यहाँ पर मैंने Br लगा दिया, ये आपके हाइड्रोजन्स हो गए। ठीक है बच्चों, ये आपका एक प्यारा सा हैलो एल्केन है। ठीक, अब हैलो एल्केन में जो हीरो कार्बन होता है, हीरो कार्बन कौन सा, जिससे आपका Br कनेक्टेड है, मतलब दिस इज द हीरो कार्बन। तो ये वाला जो कार्बन होता है इसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन इज दैट कार्बन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा कार्बन। तो ये अल्फा कार्बन हो गया, और उसके बाद जो नेक्स्ट वाला हो जाएगा वो बीटा कार्बन हो जाएगा, उसके नेक्स्ट वाला हो जाएगा गामा कार्बन। उसी तरह से अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन्स होते हैं उनको अल्फा हाइड्रोजन्स बोलते हैं। बीटा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन्स हैं उन्हें क्या बोलेंगे, बीटा हाइड्रोजन। गामा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होंगे उन्हें क्या बोलेंगे, गामा हाइड्रोजन। ठीक, तो आपको अल्फा बीटा गामा का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो ये अल्फा कार्बन हो गई, ये अल्फा हाइड्रोजन्स हो गई, ये बीटा कार्बन हो गई, ये बीटा हाइड्रोजन्स हो गई, ये गामा कार्बन्स हो गई, ये गामा हाइड्रोजन्स हो गई। यहीं से हमारे पास रिएक्शन आएगी। अब तुम टॉपिक पढ़ोगे तो तुम्हें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखते हैं इस रिएक्शन में होता क्या है। ध्यान से समझना, इस रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, एक हैलो एल्केन ले लेते हैं, कोई भी हैलो एल्केन ले लो और खोल के लिख दो उसको ताकि तुम्हें समझ में अच्छे से आए। तो ये आपका एक हैलो एल्केन मैंने ले लिया यहाँ पर। ठीक, अब इस हैलो एल्केन को हम लोग बॉईल करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। मतलब एक टेस्ट ट्यूब लेंगे, वो टेस्ट ट्यूब में हम लोग हैलो एल्केन डाल देंगे और अल्कोहलिक KOH डाल देंगे। अल्कोहलिक KOH क्या होता है, KOH प्लस इथेनॉल, उसको हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिक KOH। उसको हम लोग डाल देंगे और उसको बॉईल करना स्टार्ट कर देंगे। जब इसको बॉईल करना स्टार्ट करेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन होगी और हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि केमिकल रिएक्शन होएगी और आपका HBr यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, HBr आपका निकल गया। अब ये HBr यहाँ से निकल गया, बट हमें जो प्रोडक्ट मिला वो HBr नहीं मिला। ध्यान से समझना होगा क्या, HBr निकलने का मतलब है एक कार्बन से H निकला, दूसरे वाले कार्बन से हमारा Br निकला। अब होगा क्या, ये जो K और Br है ये आपस में कंबाइन हो जाएगा और क्या बन जाएगा आपका KBr। यहीं पे लिख देती हूँ माइनस KBr कि भाई KBr निकल गया। और ये जो H है और ये जो OH है, HOH क्या होता है, वाटर, तो यहाँ से वाटर निकल गया। अब प्रोडक्ट में क्या बचा, बाकी चीज़ें, ये तो माइनर प्रोडक्ट्स हो गए। माइनर प्रोडक्ट्स मतलब जिनके हमें ज़रूरत नहीं है। तो प्रोडक्ट फाइनली मिलेगा क्या, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, एक तो ये हो गया C, उससे 3 हाइड्रोजन आपके कनेक्टेड है, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH, फिर उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2। अब ये तो बॉन्ड पूरे हो ही नहीं रहे, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, डबल बॉन्ड लग जाएगा और ये आपका क्या बन गया, एक एल्कीन बन गया। तो यहाँ से हमारे पास रिएक्शन का मतलब ये हुआ कि जब भी किसी भी हैलो एल्केन को हम लोग अल्कोहलिक KOH में बॉईल करते हैं तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि उस हैलो एल्केन में से एक हैलोजन चला जाता है और एक हाइड्रोजन चला जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। डीहाइड्रो हैलोजिनेशन का मतलब, डी का मतलब होता है रिमूवल। किसका रिमूवल, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन का, और किसका रिमूवल, हैलोजन का। तो ये रिएक्शन हो गई आपकी डीहाइड्रो हैलोजिनेशन, बिकॉज इन दिस रिएक्शन फ्रॉम द हैलो एल्केन देयर इज अ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन। ठीक है, और एज अ रिजल्ट हमको क्या मिलता है, एल्कीन मिलता है। दैट इज योर एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि इस रिएक्शन का दूसरा नाम बीटा एलिमिनेशन है। अब इसको समझते हैं कि इस रिएक्शन को बीटा एलिमिनेशन क्यों बोलते हैं। तो उसके लिए देखो, ये हीरो कार्बन है तो ये हो गया आपका अल्फा कार्बन। उसका नेक्स्ट वाला जो कार्बन होता है वो क्या होता है, बीटा। तो अल्फा कार्बन में से तो जा रहा है आपका
हैलोजन, और बीटा कार्बन में से आपका जा रहा है हाइड्रोजन। क्योंकि बीटा वाले कार्बन से हाइड्रोजन जा रहा है, इसलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। समझ आ गई बात? ठीक है, आसान है। एक बार मैं इसको दोबारा रिवाइज करा रही हूँ ताकि तुम लोगों को क्लियर हो जाए कि कैसे करना है। वापस मैं एक रिएक्शन लिखती हूँ, उसे तुमको समझाती हूँ, फिर इसमें थोड़ा और डिटेल में जाएंगे। ठीक, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप किसी भी हेलो एल्केन की रिएक्शन करवा रहे हो, ये आपके पास हेलो एल्केन है, इसको अगर आप बॉईल करोगे अल्कोहलिक KOH के साथ तो क्या होगा? ये आपका अल्फा कार्बन हो गया, आपका बीटा कार्बन हो गया। अल्फा कार्बन में से तो निकलेगा हैलोजन, बीटा कार्बन में से निकलेगा हाइड्रोजन, इसलिए इसका नाम बीटा एलिमिनेशन है, क्योंकि बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकल रहा है। अब क्या होगा? ये जो आपका हैलोजन है वो K के साथ कंबाइन हो जाएगा तो KBr निकल गया, और जो हाइड्रोजन है वो OH के साथ कंबाइन हो जाएगा तो H2O निकल गया। तो क्या बन जाएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक और एग्जांपल लेकर के चलते हैं। यहाँ पर मैं Cl लगा देती हूँ अगर एक बार को, तो क्या होगा? ये KCl बन जाएगा। यहाँ पे मैं I लगा देती हूँ तो ये क्या बन जाएगा? KI बन जाएगा। ठीक है, इतना सरल है, आप बहुत इजीली कर सकते हो। अब यहाँ पर एक छोटा सा आपको चीज़ ध्यान रखना है, और ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, उनमें कुछ डिफरेंस पूछते हैं जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन। वो हम आगे के टॉपिक में करेंगे, बट अभी दिमाग में रख लेना कि दिस इज इंपॉर्टेंट, तभी इस पर इतना ध्यान दिया गया है। और जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं और जितनी भी फिजिकल प्रिपरेशंस हैं, वो सारी की सारी आपकी कन्वर्जेंस में काम आती हैं। बच्चा कन्वर्जन से बहुत डरता है, कितना टफ है कन्वर्जन, नहीं होता टफ। अगर आपकी पकड़ प्रिपरेशन में और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में अच्छी है ना, तो आप बहुत इजीली कन्वर्जेंस कर सकते हो, एक ही फंडा लगता है उसमें। खैर, अब हम आगे करते हैं। जैसे मेरे पास ये है, ऐसी एक एग्जांपल लेके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है बच्चों, मेरे पास ये कंपाउंड है, बहुत बड़ा कंपाउंड है, ये 5 कार्बन वाला कंपाउंड है, 2 ब्रोमो पेंटेन हो गया ये हमारे पास। तो हमें इसका एलिमिनेशन रिएक्शन करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग मार्क करेंगे कि अल्फा कार्बन बीटा कार्बन कौन कौन से हैं। तो जो हीरो कार्बन है दैट इज अल्फा, और हीरो के बगल में जो कार्बन होंगे दैट इज बीटा। तो ये भी बीटा होगा और ये भी बीटा होगा। हमें बाकियों से मतलब नहीं है, गामा डेल्टा इनसे कोई मतलब नहीं है। तो ये अल्फा कार्बन हो गया। अल्फा के बगल वाला होता है बीटा, तो बगल तो इधर भी है, बगल तो इधर भी है। तो उसका मतलब यहाँ पर कितने केसेस बनने की पॉसिबिलिटी है? खुद जैसे जैसे मैं पूछ रही हूँ मन मन में आंसर दो। कितने केसेस बनने की पॉसिबिलिटी है? 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 बीटा कार्बन है। जब यहाँ पर 2 बीटा कार्बन होंगे तो जाहिर सी बात है 2 बीटा हाइड्रोजन भी है ना, मतलब 2 तरफ से बीटा हाइड्रोजन भी आपको मिल रही है। तो यहाँ पे कितने प्रोडक्ट मिलने की पॉसिबिलिटी होगी? 2 प्रोडक्ट मिलने की। तो देखते हैं क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकता है। सबसे पहले केस 1 लेकर के चलते हैं। हो सकता है कि Br तो अल्फा से ही निकलेगा और H इस वाले बीटा कार्बन से निकले। तो ये क्या बन जाएगा आपका? अब मैं बस मेन प्रोडक्ट लिख रही हूँ, वो KBr वगैरह आप खुद करना। तो क्या मिलेगा हमको? CH3 CH2 CH CH, ये सॉरी यहाँ पर CH3 आ जाएगा, इसको कर लिया करो करेक्ट। ठीक है, तो हमको फर्स्ट प्रोडक्ट तो ये मिला। समझ आ गई बात? अच्छा, और सेकंड प्रोडक्ट क्या हो सकता है? सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है कि आपका जो Br है वो तो यहीं से निकलेगा, ऑब्वियस सी बात है, अल्फा कार्बन से ही Br निकलेगा। और ये वाला आपका यहाँ से इस वाले बीटा कार्बन से आपका हाइड्रोजन निकलेगा। उस केस में जो आपका प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? प्रोडक्ट देखो, CH3 CH2 CH2 CH CH2। तो यहाँ पर हमारे पास बेटा कितने प्रोडक्ट्स बन गए? 2 प्रोडक्ट्स बन गए। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों प्रोडक्ट्स में से कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा, कौन सा प्रोडक्ट माइनर होगा। अब इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जिसको हम लोग बोलते हैं सेट-जेफ रूल। सेट-जेफ रूल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको करना ही करना है।
तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए, अब भाई ये भी डबल बॉन्ड वाला है, ये भी डबल बॉन्ड वाला है, और आपको पता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो मेन प्रोडक्ट होता है वो एक ही होता है, और अगर हमारे पास दो प्रोडक्ट हो तो उसमें एक मेजर होगा और इसमें एक माइनर होगा। तो जो सेटजेफ नाम के सेटजेफ रूल है, तो सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग जब हमारे पास ऐसी कंडीशन आ जाए तो ध्यान से सुनना, वो वाला प्रोडक्ट मेजर माना जाता है जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड ज़्यादा कार्बन हो। ठीक है, जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए तो वो वाला प्रोडक्ट मेन माना जाएगा जिसमें डबल बॉन्ड के दोनों साइड ज़्यादा कार्बन हो। जैसे यहाँ पर अगर मैं डबल बॉन्ड के दोनों साइड देखूं तो इस साइड कितने कार्बन हैं, 2, इस साइड कितने कार्बन हैं, 3, और इधर मैं डबल बॉन्ड में देखूं तो डबल बॉन्ड के इस साइड कितना कार्बन है, 1, इस साइड कितना कार्बन है, 4। ठीक, तो तुम बताओ डबल बॉन्ड में कि कौन सा वाला ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें दोनों साइड खूब सारे कार्बन है। ऑब्वियस सी बात है ये, क्योंकि तुम बोलोगे इस साइड ज़्यादा बल्कीनेस आ रही है, ठीक है आ रही है, बट इस साइड तो कार्बन कम पड़ रहे हैं ना। तो कहने का मतलब ये है कि क्योंकि पहले वाले प्रोडक्ट में डबल बॉन्ड के दोनों साइड खूब सारे कार्बन थे, भारी ग्रुप्स लगे हुए थे, तो ये वाला आपका मेजर प्रोडक्ट कहलाएगा और ये वाला आपका माइनर प्रोडक्ट कहलाएगा। दिस रूल इज कॉल्ड सेटजेफ रूल। समझ आ गई बात? ये आपको एक चीज़ याद रखनी है। अब इसके बाद एक और केस पढ़ते हैं इसी में। अब जैसे बच्चों मेरे पास ये वाला क्वेश्चन है और मुझे चेक करना है कि इस वाली कंडीशन में बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन होएगी या नहीं होएगी, उसको समझते हैं कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो मैंने तुम्हें बताया था जब भी हम लोग कोई भी रिएक्शन लिख रहे हैं बीटा एलिमिनेशन से रिलेटेड, तो सबसे पहले उसमें फाइंड आउट करो अल्फा कार्बन कौन सा है, बीटा कार्बन कौन सा है। तो मैं इसको खोल देती हूँ, यहीं पे खोल रही हूँ मैं इसको। तो H और यहाँ पर Br। अब मैं इनको अल्फा और बीटा नाम देती हूँ, ठीक है। तो ये पहला वाला हीरो कार्बन है, दैट इज योर अल्फा कार्बन। इसके बगल वाला कौन सा है, बीटा कार्बन। ठीक, ये रिएक्शन तो तभी पॉसिबल होगी ना जब इधर हाइड्रोजन होता, या तो इधर हाइड्रोजन होता या इधर हाइड्रोजन निकल होता, ताकि ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन हो जाता। लेकिन अगर अल्फा कार्बन के पास तो Br है तो यहाँ से तो Br रिमूव हो जाएगा, बट Br के साथ साथ H रिमूव होना भी तो ज़रूरी है। जो बीटा कार्बन है उसके पास तो हाइड्रोजन है ही नहीं, इसका मतलब देयर इज एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन। तो खाली Br तो निकलेगा नहीं, तो इस वजह से वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं होगी। तो यहाँ से हमारे पास एक नोट बनता है कि एलिमिनेशन रिएक्शन is not possible in such compound where there is no beta carbon, no beta hydrogen। जिस कंपाउंड में बीटा हाइड्रोजन नहीं होगा उसमें एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं हो पाएगी। तो ये यहीं पर अटक गई। तो आपको ये वाला केस भी पता होना चाहिए, ठीक है। इजी था ये। चलो अब इसके बाद आती है हमारे पास नेक्स्ट रिएक्शन। अब बच्चों एक और हमारे पास रिएक्शन है ये। अब चेक करते हैं यहाँ पर हमारे पास ये डिहाइड्रो हैलोजिनेशन या फिर एलिमिनेशन रिएक्शन होगी या नहीं होगी। मैं क्या करती हूँ, मैं इसे स्ट्रक्चर को उल्टा कर देती हूँ, ठीक है, ऐसे घुमा देती हूँ, क्या पता कुछ हो जाए। तो ये क्या बनेगा, ये बन गया स्ट्रक्चर, ठीक। मैंने घुमा दिया इसको। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि बीटा हाइड्रोजन है या नहीं है, आगे तो तुम खुद कर लोगे। तो मैं इसको भी, इसके भी हाइड्रोजन खोल देती हूँ और मैं इसके भी हाइड्रोजन खोल देती हूँ, ठीक है। ये हमारा अल्फा कार्बन हो गया। अब अगर ये मेरे पास अल्फा कार्बन है तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला बीटा होगा, ये वाला भी बीटा होगा। हैलोजन है, बीटा हाइड्रोजन है, हैलोजन है, बीटा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर बीटा एलिमिनेशन होएगा ही होएगा। तो आप ऑब्वियस सी बात है प्रोडक्ट्स लिख सकते हो। उसके क्या बनेंगे, क्या बनेंगे, दो पॉसिबिलिटी है। पहली पॉसिबिलिटी ये है कि CH3 CCH3 डबल बॉन्ड CH2। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, CH2 CH3 1 2 3। वैलेंसी मैं खराब कर दूंगी, मुझे बता देना, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी दो पॉसिबिलिटी है, दोनों का नाम सेम ही पड़ रहा है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो मेरे हिसाब से तो ये बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया और इसमें कुछ समझने की जरूरत नहीं है। ये इंपॉर्टेंट था, हमने कंप्लीट कर दिया। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग इसके बाद पढ़ते हैं रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। एलिमिनेशन कंप्लीट हो गया है,
अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो बहुत सारे एक्टिव मेटल्स के साथ हम लोग रिएक्शन करते हैं, बट जो कोर्स में पहले हम लोग वही पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे एक्शन विद सोडियम, और सबकी फेवरेट रिएक्शन आने वाली है एक्शन विद सोडियम। तो एक्शन विद सोडियम का मतलब हुआ जब भी हम किसी भी हैलोएल्केन की रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम ले लो, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट हैलोएल्केन ले लो, तो क्या होगा, इसको ओपन कर देते हैं, ये बन जाएगा कुछ ऐसा। ये पूरा का पूरा आपका NaX बाहर आ जाएगा और R आपस में कंबाइन हो जाएंगे। याद है कौन सी वाली रिएक्शन है, मैंने बहुत जल्दी करवा दी है। तो ये वाली रिएक्शन है आपकी वुड्स रिएक्शन, क्योंकि वुड्स रिएक्शन तो तुमने कितनी बार कर रखी है कन्वर्जेंस में, आपको सिखाया था। अगर किसी चीज़ का डबल करने के लिए आ जाए, क्वेश्चन आ जाए कि मीथेन को इथेन में कन्वर्ट करो, वो सब में वुड्स लगता है। तो वुड्स तो मेरे ख्याल से सबकी फेवरेट रिएक्शन है, सबने ईजिली कर रखी है। अब मैं इसको आराम आराम से धीरे धीरे समझाती हूँ क्या है। देखो एक एग्जाम्पल समझते हैं, और ये रिएक्शन ऐसे ही नहीं होगी, मैंने तो ऐसे ही लिख दी, बट ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होगी, बिल्कुल तमीज से पढ़ते हैं। तो मान लेते हैं मेरे पास एक हैलोएल्केन है, इसके मेरे पास 2 मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, CH3Br थोड़ा स्टाइल में लिख दिया। इसकी रिएक्शन में एक्टिव मेटल, मतलब खूब रिएक्टिव मेटल सोडियम के साथ करवा रही हूँ इन द प्रेजेंस ऑफ, भाई कोई ना कोई कैटलिस्ट भी तो चाहिए। कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, इसमें ऐसी क्या खासियत होती है, ये सब तुम लोग सब सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर में पढ़ोगे। शायद इसके बाद हम लोग वही स्टार्ट करेंगे, बहुत ही अच्छा चैप्टर है, खैर पर बहुत लेंथी चैप्टर है। तो जब हम लोग 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हैलोएल्केन ले लेते हैं और उसकी रिएक्शन किसी एक्टिव मेटल, बड़े रिएक्टिव मेटल के साथ करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या हो जाएगा, ये एक्टिव मेटल है भाई। ये जो मेटल होता है वो तो नॉन मेटल की तरफ अट्रैक्ट होगा ना फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो ये जो Na होगा वो क्या करेगा, यहाँ से भी Br ले लेगा, यहाँ से भी Br ले लेगा, तो क्या निकल गया बाहर, NaBr। और ये CH3 और ये CH3 अपने आप को स्टेबल करने के लिए कंबाइन हो जाएंगे, तो क्या बन जाएगा, इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं वुड्स रिएक्शन। ये बस इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। ये वाली चीज़ क्लियर हो गई, ईजी है ये। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास रिएक्शन विद मैग्नीशियम। अब हम लोग मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाएंगे किसके साथ, हैलोएल्केन के साथ, या फिर हैलोएल्केन की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करा देंगे, जैसे भी समझ लो। ये वाली रिएक्शन भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में ही होती है। इस वाली रिएक्शन में क्या है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में समझो, अगर मेरे पास कोई भी हैलोएल्केन है, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, RMgX। ये भी शायद, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है, मैंने कराया नहीं कराया, बट ये तुमने सुना होगा, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये वाला एल्काइल ग्रुप है, तो एल्काइल, ये मैग्नीशियम है और ये हैलाइड है, तो जो उसका वैसे नेम है वो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड है, और उसको प्यार से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोला जाता है। एक छोटी सी रिएक्शन करते हैं, यहाँ पर जो हैलोजन लिया गया था, जब साइंटिस्ट ने वाला प्रैक्टिकल करा था, एक्सपेरिमेंट करा था, तो हैलोजन की जगह उन्होंने ब्रोमीन लिया था, तो हम ब्रोमीन से ही करेंगे, ब्रोमीन से ही बहुत अच्छा होता है ये। तो मेरे पास है C2H5Br, ब्रोमो इथेन, इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करूंगी तो क्या बन जाएगा, C2H5MgBr, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो ये आपका क्या बन गया, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तैयार हो गया। तो जब भी हम किसी हैलोएल्केन की रिएक्शन किसी भी एक्टिव मेटल, भाई ये भी रिएक्टिव ही है ना, मेटल के साथ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिलेगा, विच इज केमिकली कॉल्ड एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल, जब हमने C2H5Br की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ करी तो हमको मिला इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। और ये रिएक्शन ऐसे ही नहीं हो जाएगी, ये रिएक्शन होगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक। और ये वाली रिएक्शन हमेशा हमेशा एनहाइड्रस कंडीशन में होनी चाहिए, एनहाइड्रस कंडीशन में होनी चाहिए, मतलब वाटर तो बिल्कुल सहन कर ही नहीं सकता है वाली रिएक्शन। अगर इस रिएक्शन में वाटर चला गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट ये पढ़ेंगे कि अगर इस रिएक्शन में वाटर का बूंदे पड़ गई, कहीं से मॉइस्चर आ गया, तब इस रिएक्शन में क्या होगा, आगे देखो। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है हमारे पास बोर्ड में, और ऐसा नहीं है कि 1-2 बार ही आया हो, कई बार आया है
कि वाई वी शुड प्रिपेयर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अंडर एनहाइड्रस कंडीशन, या फिर वाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, या फिर वाई वी शुड अवॉइड ट्रेसेस ऑफ मॉइस्चर एंड वाटर इन द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कुल मिलाकर के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के दौरान हम लोग पानी क्यों नहीं यूज कर सकते, ये है। तो अगर हम लोग मैथ्स में क्या करते हैं, अगर ऐसा होता तो क्या होगा, है ना। तो उसी तरह से ये मेरे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, अगर बाई चांस बनने के बाद इस पे पानी आ गया, ठीक है, मॉइस्चर वगैरह आ गया, तो होगा क्या। देखो ये जो C2H5 है ये H के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा C2H6, मतलब इथेन बन गया। और ये जो मैग्नीशियम है ये OH के साथ और Br के साथ कंबाइन होकर के क्या बना देगा, MgOH Br। तो अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को मॉइस्चर दे देंगे तो इससे क्या होगा, जो हमारा एल्काइल ग्रुप है वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा और मैग्नीशियम ब्रोमाइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ कंबाइन होकर के बना देगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी ब्रोमाइड या फिर हैलाइड, जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है उसको हमेशा मॉइस्चर प्रूफ कंडीशंस में ही बनाया जाता है, स्टोर। नेक्स्ट टाइप की केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। उस रिएक्शन को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा रिवाइज करा देती हूँ कि अभी तक हमने क्या पढ़ा। तो हमने बेसिकली जो पढ़ा है वो पढ़ा है हमने केमिकल रिएक्शंस या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएल्केन, ये वाली चीज़ हमने पढ़ी है। इसके 3 टाइप्स होते हैं। एक होती है हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन, इसमें किसी चीज़ का एलिमिनेशन हो रहा हो। दूसरी होती है हमारे पास रिएक्शन विद मेटल्स, और तीसरी हमारे पास होती है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन में हमने जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था डिहाइड्रोएलोजिनेशन, ये हमने कल कंप्लीट कर लिया। रिएक्शन विद मेटल्स में हमारे पास 2 पॉइंट थे, एक तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास था वुड्स रिएक्शन, ये दोनों भी हमने पढ़ लिया। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आती है। तो अब हम लोग एक एक करके न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ये आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, ये तो आता ही आता है। ये जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन वाला टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जो आज तक किसी भी साल के पेपर में कभी भी स्किप नहीं हुआ है। इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, तो अब एक बार हम लोग आज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे। लंबा टॉपिक है, इट कैन टेक टाइम, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ से हमारे पास एक क्वेश्चन आता है न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कोई भारी भरकम चीज़ नहीं है, बेसिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। 2 टाइप की होती हैं, एक होती है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप खुद ही समझ जाओगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही क्यों पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक क्यों नहीं पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। तो फाइल का मतलब होता है अट्रैक्ट होना किसी चीज़ की तरफ, ठीक है, पसंद करना किसी चीज़ को, और न्यूक्लियो का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियोफाइल वो केमिकल स्पीशीज होती हैं, ये जानवर वाली स्पीशीज नहीं है बायो स्टूडेंट्स, जानवर या पौधों वाली। इट्स हम लोग ये जो आपके केमिकल्स होते हैं इनको भी स्पीशीज ही बोलते हैं क्योंकि वही कैटेगरी के अंदर आते हैं। खैर, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आपके वो केमिकल स्पीशीज होती हैं विच अट्रैक्ट टुवर्ड्स द न्यूक्लियस। वो केमिकल्स जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और न्यूक्लियस के पास कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो कुल मिलाकर के वो केमिकल जो कि पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उन केमिकल्स को, उन ग्रुप ऑफ एटम्स को, उन एटम्स को हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। अब जो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, अब तुम खुद सोचकर बताओ उस पर खुद का क्या चार्ज होना चाहिए, उस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो न्यूक्लियोफाइल आर द नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज। तो जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं, क्योंकि उनमें नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। ठीक है, अब जो न्यूक्लियोफाइल होते हैं ये आपके 2 टाइप के होते हैं, इनके भी 2 कंडीशंस होती हैं। तो कंडीशंस फॉर न्यूक्लियोफाइल, ये सब बेसिक्स आपने 11th में पढ़ा हुआ है, तो एक बार मैं बस रिवाइज करा लूँ। मोस्ट ऑफ द बच्चों को ये वाली चीज़ पता ही होगी कि क्या है क्या नहीं है। तो कंडीशंस फॉर न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, पहला ये होता है दैट द स्पीशीज शुड बी नेगेटिवली चार्ज।
दैट द स्पीशीज शुड बी नेगेटिवली चार्ज। जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं वो आपकी न्यूक्लियोफाइल होती है, जैसे Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, OH नेगेटिव, ClO नेगेटिव एक्सेट्रा। ये सारे आपके क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं। सेकंड क्या होना चाहिए, द सेंट्रल एटम शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शुड हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इसका क्या मतलब हुआ, एक छोटा सा एग्जांपल लेकर के चलते हैं। जैसे मेरे पास वाटर है, ठीक है, मैंने वाटर बना दिया ये। अब वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में कितने होते हैं, 6 होते हैं। 6 में से 2 बॉन्डिंग में बिजी हो रखे हैं, तो कितने बचे, ये बच गया ना यहाँ पर, है ना। तो ये वाटर का स्ट्रक्चर हो गया। तो यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। भाई नेगेटिव चार्ज क्या बता रहा है, नेगेटिव चार्ज ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर एटम या फिर ग्रुप ऑफ एटम के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर भी तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं ना। मैं इसको सही से बना देती हूँ। तो देखो 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ इट हैज सम एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, तो ये भी आपका न्यूक्लियोफाइल होगा, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई। अब मैं तुम्हें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के कुछ एग्जाम्पल बताऊंगी, फिर हम लोग डिटेल में जाएंगे। अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो सिर्फ बेसिक है, वो आपको पता होना चाहिए। एक दो रिएक्शन समझाती हूँ, उससे तुम्हें समझ में आएगा कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है, फिर हम लोग एक्चुअल टॉपिक में जाएंगे, ठीक है बच्चों। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। जैसे मान लेते हैं, चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल, CH3Br ले लेती हूँ, सबसे जल्दी रिएक्शन करते हैं ब्रोमो वाले कंपाउंड। तो मेरे पास है CH3Br, ठीक। इसकी रिएक्शन मैंने करा दिया KOH के साथ। पहले मैं ढंग से लिखूंगी छोटा छोटा, फिर उसको हम लोग खोलेंगे। CH3Br प्लस KOH, इसको मैंने हीट कर दिया। अब क्वेश्चन आता है कि क्या मिलेगा हमको, है ना। तो उसको समझने के लिए इन दोनों की केमिस्ट्री जानते हैं। तो मेरे पास है CH3Br और KOH। अब अगर मैं इसको खोल दूं तो Br पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल पॉजिटिव, OH पे नेगेटिव, K पे पॉजिटिव। चलो पार्शियली लगा दो थोड़ी देर के लिए, मान लो, ठीक है तो पॉजिटिव और नेगेटिव ना। अब अगर मैं इस वाले केमिकल में देखूं तो न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, Br। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है। ध्यान से समझना है इस चीज को, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही। यहाँ पर OH नेगेटिव है, तो भाई जो नेगेटिव होता है दैट इज अ न्यूक्लियोफाइल, ये आपको अभी अभी बताया मैंने। अब ये देखा गया है रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग कि Br से ज्यादा रिएक्टिव ना OH होता है, तो OH इज मोर रिएक्टिव देन Br। तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, जब स्ट्रॉन्ग वाला वीक वाले को डिस्प्लेस कर दे, उसकी जगह ले ले, दैट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो होगा क्या, ये जो OH नेगेटिव है बीइंग स्ट्रॉन्गर देन Br नेगेटिव, सो इट विल टेक द प्लेस ऑफ Br। उसको बोलेगा जा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, उसको फेंक दिया उसने। तो एज अ रिजल्ट क्या बनेगा, CH3OH प्लस KBr। तो सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। किसके बीच में हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल के बीच में हो रहा है। तो हो गई ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आसान था, ठीक है। तो दैट इज योर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। अब इनके हमें इस चैप्टर में मैकेनिज्म पढ़ना है। अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है ये 2 तरह का पाथ फॉलो करती है, मतलब 2 मैकेनिज्म होते हैं इसके। जैसे मैकेनिज्म कैसे बताऊं, आप लोगों ने क्लास 11th में मार्कोनिकॉफ और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के मैकेनिज्म्स पढ़े थे कि वो रिएक्शन कौन सा पाथ फॉलो कर रही है, वो रिएक्शन किस तरीके से हो रही है। उसी तरह से जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो 2 तरह का पाथ, 2 तरह का रास्ता फॉलो करता है। या तो वो SN1 मेथड फॉलो कर सकता है, SN1 पाथ फॉलो कर सकता है, और या तो वो SN2 पाथ फॉलो कर सकता है, ठीक है। अब हम लोग ये जानेंगे कि SN1 और SN2 क्या होता है। यहां तक अगर आपको क्लियर हो गया तो आपको तो बहुत इजीली समझ में आ जाएगा, और 3 मार्क्स का गारंटेड है, आता ही आता है, चाहे किसी भी साल का पेपर उठा लो। अब हमारे पास टॉपिक आता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर, प्यार से जिसको बोलते हैं SN2। तो आप अभी क्या करो, वीडियो को पॉज करो, ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो। अभी मैं आपको एक भी पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। जब इस रिएक्शन को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो अपने आप ही सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन होते रहेंगे। तो आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर मैं टॉपिक पर आती हूँ तो एक एक पॉइंट आपका क्लियर होता रहेगा। अब SN2 रिएक्शन को समझने के लिए एक बहुत ही छोटा सा बेसिक सा एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ, और आप लोग भी यही मेथड यूज करना, इससे आपको बहुत ज़्यादा इजी पड़ जाएगा, ठीक है। SN2 कहीं कहीं पर इस तरह से भी लिखा जाता है, तो वो प्रेजेंटेशन के ऊपर है, मैं तो यही लिखती हूँ, मुझे मार्क्स मिलते थे, ठीक है।
अच्छा खैर, तो अब बिल्कुल ध्यान से समझते हैं. वी विल स्टडी द रिएक्शन बिटवीन ब्रोमोमीथेन एंड KOH. तो हमने क्या करा, 2 रिएक्टेंट ले लिए. एक हमने ले लिया ब्रोमोमीथेन और एक हमने ले लिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. कौन सी फॉर्म में? एक्वस फॉर्म में. एक्वस फॉर्म में क्यों लिया? जब पानी डालेंगे तो उनके आयंस फ्री हो जाएंगे. हमने क्या करा, एक टेस्ट ट्यूब लिया. टेस्ट ट्यूब में ब्रोमोमीथेन का पाउडर डाल दिया. फिर हमने KOH का पाउडर डाल दिया. अभी तो KOH भी सॉलिड फॉर्म में है और ब्रोमोमीथेन भी सॉलिड फॉर्म में. ये दोनों रिएक्शन थोड़ी ना करेंगे. जब हम इसमें पानी डाल देंगे तो ये पूरा का पूरा जो मीडियम है एक्वस में तब्दील हो जाएगा, जिसकी वजह से इनके आयंस फ्री हो जाएंगे और इनमें न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हो जाएगी. ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से समझना. ऑब्वियस सी बात है, जब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो ये भी न्यूक्लियोफाइल, ये भी न्यूक्लियोफाइल, इन दोनों के बीच में एक्सचेंज हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. तो फाइनल प्रोडक्ट क्या मिलेगा? CH3OH प्लस KBr. ये हमको फाइनल प्रोडक्ट मिल गया. अब सबसे पहले ये जो रिएक्शन होती है ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. पॉइंट्स देखते रहना. ये रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. क्यों? क्योंकि इसमें न्यूक्लियोफाइल के बीच में सब्स्टिट्यूशन हो गया. ये वाली बात तो आपको समझ में आ गई. सेकंड, ये बायमोलिकुलर रिएक्शन है. बायमोलिकुलर रिएक्शन, इसीलिए इसमें SN2 आया है. ये 2 का मतलब है बायमोलिकुलर. अब बायमोलिकुलर का क्या मतलब हुआ? हमने पहले इनिशियली जो CH3Br लिया था वो मान लेते हैं 10 ml लिया था, और जो हमने KOH लिया वो भी मान लेते हैं 10 ml लिया. तो जो आपकी रिएक्शन थी, अगर हमारे पास CH3Br 10 ml है, KOH 10 ml है, स्टार्टिंग में अज्यूम कर लेते हैं और हमारी रिएक्शन हो गई. मान लेते हैं कि जो रिएक्शन है ये x सेकेंड्स में कंप्लीट हो गई. फिर हमने क्या करा, ऐसे ही हमने CH3Br का अमाउंट मान लेते हैं 5 ml कर दिया. तो ये रिएक्शन y सेकेंड्स में कंप्लीट हुई. फिर हमने KOH का अमाउंट भी कम कर दिया, मान लेते हैं 7 कर लिया. तब ये रिएक्शन z सेकेंड में कंप्लीट हो गई. इसका मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन की स्पीड है भाई, जितना ज़्यादा जितना कम टाइम होगा उसी से तो हम लोग उसकी स्पीड को जज कर सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं दोनों रिएक्टेंट का अमाउंट चेंज कर रही हूँ तो दोनों केसेस में रिएक्शन की स्पीड में फ़र्क पड़ रहा है. अगर मैं पहले वाले का अमाउंट कम ज़्यादा कर रही हूँ तभी भी रिएक्शन की स्पीड में फ़र्क पड़ रहा है. अगर मैं दूसरे वाले का अमाउंट कम ज़्यादा कर रही हूँ तभी भी रिएक्शन की स्पीड में फ़र्क पड़ रहा है. मैंने यहाँ पे प्रॉपर जो स्पीड की यूनिट होती है किसी भी केमिकल रिएक्शन की, वो अभी जानबूझ करके इसलिए नहीं बताई क्योंकि वो केमिकल काइनेटिक्स का टॉपिक है. तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया, क्यों बोलते हैं इसको. बायमोलिकुलर भी हमें समझ में आ गया, बिकॉज द रेट ऑफ द रिएक्शन, द स्पीड ऑफ द रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ बोथ द रिएक्टेंट. दोनों रिएक्टेंट की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है. तो एक पॉइंट तो आपका ये वाला क्लियर हो गया. ठीक है, अब आता है इसका मैकेनिज्म कि ये रिएक्शन होती कैसे. तो इसका जो मैकेनिज्म होता है वो सिंगल स्टेप फॉलो करता है. सिंगल स्टेप का मतलब ये हुआ कि जो रिएक्शन है एक ही स्टेप में आपकी पूरी हो जाती है. तो इसको कैसे समझते हैं, अब मैं इसको पूरा का पूरा खोल रही हूँ. अब आप देखो इधर ध्यान से. नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मैकेनिज्म ऑफ SN2 रिएक्शन की कैसे वर्क करती है. तो उसके लिए हमारे पास वही एग्जाम्पल है CH3Br और KOH का. तो देखो क्या होगा, मैं CH3Br को एक्सपैंड कर देती हूँ. ये हो गया आपका CH3 ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी. ये CH3Br है. इसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, KOH ऐड करेंगे. तो K की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आयनाइज हो गया वाटर में. हमें तो मेन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखाना है, तो मैं यहाँ पर केवल OH नेगेटिव दिखा रही हूँ. K चला गया. ठीक है, तो अब होगा क्या, अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर को देखूँ ध्यान से, यही मेन पॉइंट है. अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखूं तो यहाँ पे अगर मैं इस कार्बन को देखूं तो ये वाली जगह घिरी हुई है, ये वाली जगह घिरी हुई है, वाली जगह घिरी हुई है, वाली जगह घिरी हुई है. लेकिन ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज खाली. ये पार्ट में जगह है, ये पार्ट में कुछ अटैक हो सकता है. तो ये जो OH होगा ये क्या करेगा, पीछे से अटैक करेगा. ये ऑब्वियस है, नेचुरल है, इसमें हमारा कोई जोड़ नहीं है कि क्या पाथ फॉलो कर रहा है. हमने ऑब्जर्व करा कि यही पाथ फॉलो करा तो यही हम लोग आपको बता रहे हैं. तो होगा क्या, ये जो OH होगा ये पीछे से अटैक करेगा. अब जब ये OH पीछे से अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, मैं 1 मिनट रुको, 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट चेंज द मार्कर, इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू. तो ये OH इधर अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, बोर्ड छोटा है तो इसी में घिचड़ पिचड़ होगी और दिस OH विल गो दिस साइड. ये बन गया OH.
ठीक है, ये बन गया आपका OH। इसमें कोई परेशानी किसी को? अब OH और Br में ज्यादा स्ट्रॉन्गर कौन सा है भाई? OH है ना, और कार्बन के 5 बॉन्ड ऑब्वियस सी बात है हो नहीं सकते। तो होगा क्या कि जो OH है ये कार्बन को अपनी तरफ, कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ पुल करेगा। एज अ रिजल्ट जो कार्बन और ब्रोमीन है इसका बॉन्ड वीक वीक होता रहेगा। तो ये वाली जो स्टेट होती है ना, ये वाली जो स्टेट है आपकी, इस स्टेट को हम लोग बोलते हैं TS। TS का मतलब होता है ट्रांजिशन स्टेट। इस स्टेट में असली फैसला होगा। तो कार्बन और ब्रोमीन का जो बॉन्ड है वो वीक होता रहेगा, ठीक है, बहुत वीक होता जा रहा है, और एज अ रिजल्ट वहीं पर कार्बन और OH का बॉन्ड उतना स्ट्रेंथन होता रहेगा, स्ट्रॉन्ग होता रहेगा। ठीक है, जब ये कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड वीक होता रहेगा, वीक होता रहेगा, वीक होता रहेगा, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा कि बॉन्ड ही ब्रेक हो जाएगा। और क्या बन जाएगा आपका फाइनल जो स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे बना देते हैं, ये फाइनल स्ट्रक्चर इस तरीके से हो जाएगा। और ये आपका बेचारा Br चला गया, अब वो K पॉजिटिव के साथ मिलकर के क्या बना देगा? KBr बना देगा। समझ में आ गया? ठीक है, ये SN2 रिएक्शन का मैकेनिज्म है। सबसे पहले जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो अटैक करेगा। जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक करेगा, एक ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी, और जो वीक न्यूक्लियोफाइल और कार्बन है इसके बीच का बॉन्ड वीक हो जाएगा और टूट जाएगा, और एज अ रिजल्ट जो स्ट्रॉन्ग वाला न्यूक्लियोफाइल है वो इस तरह से बॉन्ड बना देगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज देखनी है। अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर को देखूं तो जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है Br, ये पहला न्यूक्लियोफाइल है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल है। अगर मैं पहले वाले स्ट्रक्चर में देखूं तो जो Br नेगेटिव है, जो न्यूक्लियोफाइल है वो राइट साइड में आ रहा है, और अगर मैं फाइनल स्ट्रक्चर देखूं तो जो मेरा न्यूक्लियोफाइल है वो लेफ्ट साइड आ रहा है। उल्टा हो गया ना, जो चीज राइट में आ गई वो यहाँ पे लेफ्ट में आ गई। जो न्यूक्लियोफाइल था वो राइट साइड में था, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लेफ्ट साइड में आया। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इन्वर्जन। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपका क्या हो रहा है? इन्वर्जन हो रहा है। इन्वर्जन का मतलब उल्टा हो गया, पोजीशन उल्टी हो गई। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इन्वर्जन। ठीक है, तो ये आपका SN2 मैकेनिज्म कंप्लीट हो गया। ठीक, तो SN2 मैकेनिज्म में क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है? SN2 मैकेनिज्म सिंगल स्टेप मैकेनिज्म होता है। ठीक है, इसमें इन्वर्जन की प्रोसेस होती है। ये बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, इसका मतलब रिएक्शन की स्पीड दोनों रिएक्टेंट के अमाउंट पर डिपेंड करेंगी। ठीक है, और ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें मैं ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी तो मैं समझाती हूँ, अब ध्यान से समझना। अब आता है हमारे पास नेक्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। बस यहां तक भी समझ जाओगे, इट इज मोर देन सफिशिएंट, इतना काफी है। अब देखो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होगी। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में मैं 2 एग्जांपल लेकर के बता रही हूँ, एक प्राइमरी का और एक टर्शरी का, सेकेंडरी तो बीच में ही आता है। ठीक है, तो ये प्राइमरी है मेरे पास, प्राइमरी हैलोएल्केन, और ये चलो मेरे पास प्राइमरी हैलोएल्केन है, इसमें मुझे OH का अटैक कराना है। तो भाई यहाँ पे खाली जगह है, OH बहुत इजीली अटैक करने का कर दिया उसने, तो यहाँ पे तो रिएक्शन बहुत अच्छे, बहुत जल्दी जल्दी हो रही है। अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ टर्शरी हैलोएल्केन का। तो जैसे इसको ही रब कर लेते हैं, मेरे पास ये वाला एग्जाम्पल है। तो ये बच्चों मेरे पास टर्शरी हैलोएल्केन है। अब मुझे इसमें OH का अटैक कराना है, तो मैं इन स्ट्रक्चर को भी खोल देती हूँ। अब आपको ये बात याद रखनी है, OH इस कार्बन पर तभी अटैक करेगा जब उसको खाली जगह मिलेगी। तो मैं CH3 को भी खोल देती हूँ। ये मैंने CH3 को खोल दिया। खोल दिया। अब बताओ, ये जब OH इधर आएगा तो क्या उसको जगह मिलेगी अटैक करने की? नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर तो बेचारे हाइड्रोजन हाइड्रोजन आ गए। तो हो क्या रहा है, टर्शरी में इस वाली रिएक्शन की स्पीड बहुत कम है। क्यों? ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस, स्टेरिक का मतलब होता है बल्कि ग्रुप का अटैच होना, हिंड्रेंस का मतलब होता है रोक देना। किस चीज को रोक दिया? OH के अटैक को। इस चीज को हम लोग बोलते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। इसीलिए ये वाली जो रिएक्शन है सबसे अच्छी किसमें होगी? प्राइमरी में, फिर ऑब्वियसली सेकेंडरी तो बीच में आता ही है, और सबसे बेकार किसमें होगी? टर्शरी में। तो इसलिए आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी भी क्लियर होना चाहिए। SN1 रिएक्शन के बारे में, इस रिएक्शन को पढ़ने से पहले आप अपनी नोटबुक में ये सब नोट कर लो। अभी तो मैं आपको नहीं समझाऊंगी, बट जैसे जैसे हम लोग रिएक्शन आगे पढ़ेंगे हम इस चीज को समझेंगे। ठीक है, वीडियो पॉज कर दो, पर पहले इसको नोट कर लो अच्छे से। ठीक है बच्चों, हमारे पास ये रिएक्शन है कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक ये टर्शरी हैलोएल्केन है, इसकी रिएक्शन KOH के साथ हो रही है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है OH नेगेटिव, इसने Br को रिप्लेस कर दिया और हमारे पास यहाँ पर टर्शरी अल्कोहल बन गया और KBr निकल गया। अब पहला पॉइंट है कि जो SN1 रिएक्शन होती है यूनिमोलिकुलर होती है। यूनिमोलिकुलर का क्या मतलब हुआ? यूनिमोलिकुलर का मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन प्रैक्टिकली देखा गया है। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन
ओनली वन ऑफ द रिएक्टेंट, ओनली वन ऑफ द रिएक्टेंट। अब इसका क्या मतलब हुआ, मान लेते हैं इनिशियली जो हमारा हेलोएल्केन था वो भी 10 ml था और जो KOH था वो भी 10 ml था और रिएक्शन की जो स्पीड थी, मतलब जो रिएक्शन थी वो x सेकेंड्स में कंप्लीट हो रही थी। ये इनिशियल आपकी कंडीशन है। उसके बाद हमने क्या करा, हमने जो KOH है उसको कम कर दिया, 5 ml ही रहने दिया। तब हमने चेक करा कि रिएक्शन कितनी देर में कंप्लीट हो रही है, तो तभी भी रिएक्शन को कंप्लीट होने में x सेकंड ही लग रहे थे। अगर पहले रिएक्शन 10 सेकंड में हो रही है तो अभी भी रिएक्शन 10 सेकंड में ही हो रही थी, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंडली अब हमने क्या करा, इसको कम कर दिया, इसको भी हमने 5 ml कर दिया, तो हमने देखा कि जो रिएक्शन है वो y सेकंड में कंप्लीट हो रही है। फिर हमने क्या करा, KOH को थोड़ा बढ़ा दिया, फिर हमने देखा रिएक्शन y सेकंड में ही कंप्लीट हो रही है। तो हम कुल मिलाकर के क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि द स्पीड ऑफ द रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड ऑन दिस रिएक्टेंट, ओनली डिपेंड ऑन दिस हेलोएल्केन। तो इसीलिए ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है। इसका मतलब ये प्रैक्टिकली ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, कि इस रिएक्शन की जो स्पीड थी वो इसके अमाउंट पे डिपेंड कर ही नहीं रही थी, सिर्फ इस वाले रिएक्टेंट के अमाउंट पे डिपेंड कर रही थी। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म को समझते हैं। यूनिमॉलिक्यूलर का मतलब यही होता है। अब देखो उधर ध्यान से, अब मैं इसी रिएक्शन का आपको मैकेनिज्म समझा रही हूँ। अगर तुम्हें SN2 समझ में आ गया ना तो SN1 तुम्हें बहुत इजीली समझ में आएगा। मैं वापस लिख देती हूँ। ये मेरे पास एक टर्शरी हेलोएल्केन था और इसकी रिएक्शन KOH के साथ कर रहे हैं, तो OH नेगेटिव ही लिख दो, तो मुझे फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा ये एक टर्शरी अल्कोहल और Br नेगेटिव चला गया। अब इस रिएक्शन को हम लोग स्टेप्स में करते हैं, तो 2 स्टेप के मैकेनिज्म होते हैं इसमें। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा आपका फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। फर्स्ट स्टेप तो यही होगा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट स्टेप में सिर्फ इस पर फोकस करना। फर्स्ट स्टेप में ये जो हमारे पास है ये इसका क्लीवेज हो जाएगा, बॉन्ड टूट जाएगा और क्या होगा कि ये आपका कार्बोकटायन की फॉर्मेशन हो गई। दिस इज स्टेप नंबर 1, ठीक है। सेकेंड स्टेप होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकटायन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकटायन। अब सेकेंड स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कार्बोकटायन पे क्या करेगा, अटैक करेगा। नेक्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कार्बोकटायन पर अटैक करेगा। कैसे, अभी 2 तरीके से अटैक कर सकता है। ठीक, अब ये जो मेरे पास OH नेगेटिव है, इस OH नेगेटिव को इस पर अटैक करना है, तो 2 तरीके से कर सकता है। भाई इधर भी जगह खाली है, इधर भी जगह खाली है, तो या तो वो इधर से अटैक करे या तो वो पीछे से अटैक करे। तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्रोडक्ट के बनने की पॉसिबिलिटी है। कौन कौन सा, या तो OH इधर आ जाए या फिर आपका OH नेगेटिव इधर आ जाए, ठीक है। ये आपकी पॉसिबिलिटी बन गई, इजी है। अब इधर तो Br राइट हैंड साइड में था, इधर OH भी राइट हैंड साइड में है, तो जैसा इनिशियली आपका फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ था अभी भी वैसे ही लगा हुआ है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं रिटेंशन, मतलब जिस साइड में पहले फंक्शनल ग्रुप लगा था अभी भी उसी साइड में लगा हुआ है। लेकिन अगर मैं दूसरे वाले स्ट्रक्चर में देखूं तो यहाँ पे तो Br राइट हैंड साइड में, यहाँ पर OH लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस चीज़ को मैंने तुम्हें लास्ट लेक्चर में भी बताया था। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्वर्जन, मतलब उल्टा हो गया सब कुछ। और जब किसी भी रिएक्शन में रिटेंशन वाला प्रोडक्ट भी 50% बन जाए, इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट भी 50% बन जाए, तो ये जो मिक्सचर होता है इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रेसमाइजेशन। ठीक है, एक बार मैं दोबारा समझा रही हूँ तुम्हें। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, दोबारा से सुनते रहो। ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हमारे पास टर्शरी हेलोएल्केन है, वो OH नेगेटिव के साथ रिएक्शन कर रहा है। उस समय टर्शरी अल्कोहल मिल रहा है और साथ साथ में Br नेगेटिव निकल रहा है। तो पहला स्टेप होता है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकटायन में क्या होगा, जो हेलोएल्केन है, जो टर्शरी हेलोएल्केन है, उसमें जो कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड है वो टूट जाएगा। ठीक है, जब वो टूट जाएगा, अच्छा, और क्यों टूटेगा, इसका रीज़न ये है कि जो आपका टर्शरी कार्बोकटायन होता है ये स्टेबल होता है।
जब कोई चीज़ पहले से ही बहुत ज़्यादा स्टेबल है तो वो दूसरे बंदे को मतलब या फिर दूसरे स्पीशीज़ को क्यों सहन करेगी, तो उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ठीक, जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या हो जाएगा, आपका कार्बोकटायन बन जाएगा, टर्शरी कार्बोकटायन बन गया और आपका क्या बन गया, Br बन गया। अब स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 में ये जो आपका कार्बोकटायन है इसके ऊपर OH अटैक करेगा। अब जो OH है वो दो तरीके से अटैक कर सकता है, या तो वो फ्रंट से अटैक कर सकता है या तो वो बैकवर्ड से अटैक कर सकता है। अगर वो फ्रंट से अटैक करेगा तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें हम लोग बोल रहे हैं रिटेंशन हो रहा है। अगर वो बैक से अटैक करेगा तो जो स्ट्रक्चर बन रहा है हम उसमें बोलेंगे इन्वर्जन हो रहा है। अगर रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों 50-50% हो जाएं तो इस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर, और ये जो हमारे पास पूरा का पूरा फिनोमिनन हुआ इसको हम लोग बोलते हैं रेसमाइजेशन। ठीक है, ये आप क्या हो गया, SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म कंप्लीट। अब इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखते हैं क्या होगी, बिल्कुल उल्टी जाएगी किसकी, SN2 की, बिल्कुल ऑपोजिट चली जाएगी। तो देखो पहले स्टेप को ही देखो और एक मैं इसको ले लेती हूँ। अब आप खुद सोच करके बताओ, इधर सारे के सारे जो ग्रुप है वो बल्कि है, चलो इसको भी छोड़ो, ये मेरे पास प्राइमरी कार्बोकटायन है, ये मेरे पास टर्शरी कार्बोकटायन है। आपने क्लास 11th में कार्बोकटायन स्टेबिलिटी पढ़ी हुई है, तो जो टर्शरी वाला कार्बोकटायन होता है इट इज़ मोर स्टेबल दैन द प्राइमरी वन। तो ऑब्वियसली बात है ज़्यादा स्टेबल है तो उनका बॉन्ड ज़्यादा वीक होगा, तो इसलिए जल्दी टूट जाएगा एज कम्पेयर टू दिस। इसलिए जो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी होती है वो होती है टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। आपको ये वाली चीज़ याद रखनी है। तो यहाँ से हम लोगों ने ये SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन दोनों को अच्छी तरह से पढ़ लिया है, और अब इसके बाद में इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं एक दो के आपको प्रैक्टिस करवा देती हूँ। अब एक क्वेश्चन करते हैं, विच विल अंडरगो फास्टर SN1 रिएक्शन। तो एक तो मेरे पास ये है और मेरे पास ये है, ठीक है, इन दोनों में से फाइंड आउट करते हैं। SN1 है मतलब ये वाला। तो अब देखो ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप का आता ही आता है, तो इसीलिए आपको इनकी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। ये है मेरे पास, अगर मैं इसको देखूं तो 3 साइड से सराउंडेड है हीरो कार्बन टर्शरी, ये जो हीरो कार्बन है 2 साइड से कार्बनों से सराउंडेड है सेकेंडरी। टर्शरी और सेकेंडरी में से SN1 के लिए कौन अच्छा है, टर्शरी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा ये, ठीक है। अगर वहीं पे पूछ लिया होता है SN2 के रेस्पेक्ट में बताओ, तो जो SN2 रिएक्शन है वो ज़्यादा अच्छी किस में होती है, सेकेंडरी में एज कम्पेयर टू टर्शरी, तो ये हो जाता। आगे बात समझ में। एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं, मैं देख लेती हूँ बुक में, NCERT के सॉल्व करवा रही हूँ मैं आपको। जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है, इसमें लिखा है CH2Cl, और दूसरा मेरे पास कंपाउंड है और Cl, ठीक है। अब यहीं पे देख लेते हैं, SN2 है, SN2 का पूछा है इसने, ठीक है। तो SN2 में यहाँ पर कार्बन लगा दो, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर कार्बन, वैसे भी ये प्राइमरी है। और इस वाले को देखूंगी तो हीरो कार्बन 2 साइड से कार्बनों से सराउंडेड है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी हो गया। SN2 का अगर ऑर्डर देखें तो प्राइमरी में ज़्यादा अच्छा होता है कि सेकेंडरी में, प्राइमरी में। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, ये तो कर ही लेना। अगर तो जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-आइडोब्यूटेन फ्रॉम, फर्स्ट पार्ट है ब्यूट-1-ईन, कुल मिलाकर के कन्वर्जन करनी है हमें ब्यूट-1-ईन में से 1-आइडोब्यूटेन बनाना है। तो देखते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है, इतना ज़्यादा टफ नहीं है और आप इजीली इसको कर सकते हो। तो मेरे पास है ब्यूट-1-ईन, 2 3 4, पहले ब्यूट-1-ईन बना देते हैं, ठीक है बेटा, ये ब्यूट-1-ईन हो गया। अब ध्यान से समझो, मैं जो बता रही हूँ ध्यान से समझना। मैं इसमें पहले HBr ऐड कर देती हूँ। अगर मैं इसमें HBr ऐड करूँगी विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एनी पेरोक्साइड, तो ये जो Br होगा ये इधर आ जाएगा सेकेंड वाले कार्बन पर, और जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें जो आइडो लगेगा वो भी सेकेंड वाले कार्बन पे ही लगेगा। मुझे यहाँ पे जो आइडो लगाना है वो फर्स्ट कार्बन पे लगाना है, तो यहाँ पर मैं पेरोक्साइड यूज़ करूँगी। जब मैं पेरोक्साइड यूज़ करूँगी तो Br फर्स्ट वाले कार्बन पे लगेगा अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 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 Br बन गया। बट हमें ये नहीं चाहिए, हमें तो आइडोब्यूटेन चाहिए। ये तो हमारे पास 1-ब्रोमोब्यूटेन बना है। मैं इसका हैलाइड एक्सचेंज करा दूंगी, यहाँ पर NaI के साथ रिएक्शन करा दूंगी इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो क्या बन जाएगा, हैलाइड एक्सचेंज हो जाएगा और बन जाएगा हमारे पास CH3, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ CH3 CH2 CH2 CH2I। देखो बन गया हमारा 1-आइडोब्यूटेन। इस तरह से हमें बनाना है, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट देखो इसका,
अब नेक्स्ट है कि 1 क्लोरोब्यूटेन में से 1 आइडोब्यूटेन बनाना है। तो सिंपल है, पहले 1 क्लोरोब्यूटेन बना दो। ये 1 क्लोरोब्यूटेन बन गया। इसमें हैलाइड एक्सचेंज करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन, तो हैलाइड एक्सचेंज हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? इजी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास है ब्यूटेन 1 ऑल की मदद से हमें 1 आइडोब्यूटेन बनाना है, ठीक है। तो देखो ब्यूटेन 1 ऑल है, तो मैं बताती हूँ बच्चे क्या गलती कर लेते हैं इसमें। कुछ बच्चे वो क्या करेंगे, इसकी रिएक्शन करा देंगे HBr के साथ, या फिर चलो किसी के भी साथ करवा देंगे रिएक्शन यहाँ पर, और या फिर चलो ये लोग बोलेंगे कि यहाँ पर हम लोग HI या फिर कुछ और यूज़ कर लेते हैं, सीधा बन जाएगा। बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन HI के साथ कर रही हूँ कि भाई आयोडीन इधर आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो नहीं हो सकता, क्योंकि OH स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है एज कम्पेयर टू I। तो ये वाली रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, ठीक है बच्चों। तो इस वाली रिएक्शन को करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, याद करो जब मैं प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन सिखा रही थी उसमें था प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन फ्रॉम रेड फॉस्फोरस। तो हम क्या करते थे, हम रेड फॉस्फोरस में आयोडीन डाल देते थे, फिर एक रिएक्शन लिखवाई थी कि P+I2 गिव्स PI3, और फिर इनकी हमने रिएक्शन करवाई थी। तो क्या बन जाएगा फाइनली, ये वाला तरीका इसमें पॉसिबल होता है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका बन गया 1 आइडोब्यूटेन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ड्रॉ एंड नेम ऑल द मोनोक्लोरो प्रोडक्ट्स यू वुड ऑब्टेन ड्यूरिंग द फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन ऑफ 2-मिथाइल पेंटेन। मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाई, तो पेंटेन अजीब सा लिखा गया है, मैं इसको रब कर रही हूँ, फिर मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रही हूँ। कुल मिलाकर के हमें क्या करना है, 2-मिथाइल पेंटेन का मोनोक्लोरीनेशन करना है, और फिर जितने भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनको चेक करना है कि कौन कौन से प्रोडक्ट बन रहे हैं, कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, ठीक है। तो इसको करते हैं। बहुत ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, टफ नहीं है। आपको उसमें डाउट आया है तो मेरे पास है 2-मिथाइल पेंटेन बना देते हैं पहले। 1 2 3, इसका हमें मोनोक्लोरीनेशन करना है। मैं सारे प्रोडक्ट लिख रही हूँ। तो आपको क्या करना है, मोनोक्लोरीनेशन में क्या होता था, मैं आइसोमेरिक मिक्सचर मिलते थे, मतलब जो क्लोरीन है वो इधर 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 सारे कार्बन्स पे अटैक करेगा, ठीक है। तो हम एक एक करके सारे प्रोडक्ट बनाते हैं। सबसे पहले क्लोरीन को उधर ले आओ, और आपका HCl तो निकलेगा ही निकलेगा, दैट इज ऑब्वियस। तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 Cl, ये आपका फर्स्ट प्रोडक्ट है। अब इसके बाद आपका एक और प्रोडक्ट बनेगा। अब Cl को इधर लेकर के आ जाओ, प्लस क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2 C CH3 और यहाँ पर आ जाएगा Cl। थर्ड क्या कंडीशन हो सकती है, थर्ड कंडीशन हो सकती है कि आपका जो Cl है वो इस कार्बन पर आ जाए, प्लस CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH2 Cl। फोर्थ कंडीशन आपकी क्या हो सकती है, जो Cl है वो उधर आ जाए। तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH Cl CH CH3 CH3। फिफ्थ कंडीशन क्या हो सकती है, आपका Cl इस वाले कार्बन पर आ जाए, तब क्या बनेगा, CH3 CH CH2 CH CH3 CH3 यहाँ पर Cl। और लास्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि आपका Cl ये इधर आ जाए। तो लास्ट वाला स्ट्रक्चर बना देते हैं यहीं पर। ये क्या बन जाएगा, Cl CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3। तो हमारे पास अगर मैं देखूँ तो टोटल कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 प्रोडक्ट बन रहे हैं। और एक बार चेक कर लो आप खुद ही कि इसमें से कोई ऐसा तो नहीं है जिसका जो नेम हो वो सेम हो, तो फिर हम उस एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर को कट कर देंगे, ठीक है। क्या पता ऐसा कोई हमें स्ट्रक्चर मिल जाए। तो हमारे पास बना है ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। अब एक बार हम लोग देखते हैं जो हमारे पास पहला वाला स्ट्रक्चर है। अच्छा बच्चों, मैंने क्या करा, मैंने इन सारे के सारे आइसोमर्स का नाम लिख दिया। बहुत ज़्यादा खिचड़ पिचड़ हो गया, कोई बात नहीं। पहला है 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, दूसरा है 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, तीसरा है 3 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, चौथा है 1 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन। ये और ये स्ट्रक्चर सेम है तो उसको रब कर दो। फिर है 2 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन और फिर है 1 क्लोरो 4 मिथाइल पेंटेन। तो हमें कुल मिलाकर के टोटल कितने प्रोडक्ट्स मिले, 5 प्रोडक्ट्स मिले। आपको इस तरह से करना है, ठीक है। मुश्किल नहीं है, एक बार प्रैक्टिस करोगे बहुत ईजीली हो जाएगा। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन है हमारे पास, अरेंज इन द फॉलोइंग इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट। इस क्वेश्चन में बच्चों को काफ़ी डाउट आया था तो मैं बता रही हूँ, दोनों पार्ट्स करेंगे। पहला है हमारे पास ब्रोमोमीथेन। ब्रोमोमीथेन होता है आपके पास CH3Br,
नेक्स्ट है ब्रोमोफॉर्म। जिस तरह से क्लोरोफॉर्म होता है CHCl3 ना, उसी तरह से ब्रोमोफॉर्म होगा CHBr3, और उसी तरह से आइडोफॉर्म होगा CHI3। यहाँ पर हमारे पास क्या है, ब्रोमोफॉर्म है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है हमारे पास क्लोरोमीथेन। क्लोरोमीथेन क्या है, CH3Cl। और लास्ट है हमारे पास डाइब्रोमोमीथेन। डाइब्रोमोमीथेन हो गया आपका CH2Br2, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे कि एक दूसरे से ये रिलेट तो करते नहीं है, तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट लगेगा वो मास का लगेगा। जिसका मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, जिसका मास कम होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इनको बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग अरेंज करें तो ऑब्वियस सी बात है, आपको बॉइलिंग पॉइंट मतलब आपको मास याद रखने की भी नहीं ज़रूरत है। जो क्लोरीन होता है वो ब्रोमीन से ऊपर आता है, इसका मतलब क्लोरीन का मास ऑब्वियस सी बात है कम होगा, तो सबसे कम मास किसका होगा, इसका होगा। तो आपका बन जाएगा CH3Cl, ठीक है। अब उसके बाद देखो यहाँ पर एक ही Br लगा हुआ है, हाइड्रोजन का तो मास एक ही होता है, तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं इन्हीं मेन चीज़ों को देख रही हूँ। इधर एक Br है तो उसका मास थोड़ा कम होगा, उधर 2 Br है, इधर मास ज़्यादा होगा, इधर 3 Br है, इधर मास सबसे ज़्यादा होगा। तो जिसका मास सबसे ज़्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा, जिसका मास सबसे कम उसका बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम। तो ये तो बहुत ज़्यादा ईजी है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम लोग। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट है हमारे पास 1 क्लोरोप्रोपेन, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और 1 क्लोरोब्यूटेन। तो सबसे पहले इनके स्ट्रक्चर बना देते हैं। 1 क्लोरोप्रोपेन होगा आपका CH3 CH2 CH2Cl। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड होगा CH3 CH CH3Cl। उसके बाद आता है हमारे पास 1 क्लोरोब्यूटेन। 1 क्लोरोब्यूटेन होगा आपका CH3 CH2CH2Cl। अब हम लोगों को इन तीनों को अरेंज करना है अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सबसे पहले मास देखोगे तो इन दोनों का मास तो इक्वल है, लेकिन इसका मास अलग है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा है। तो आउट ऑफ ऑल दीज 3 सबसे भारी यही होगा, सबसे ज़्यादा मास इसका ही होगा। तो सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास क्योंकि इसका है तो बॉइलिंग पॉइंट भी इसका ही सबसे ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा में तो लिख दो 1 क्लोरोब्यूटेन। थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए दिया है तुम्हें क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका काम तो खत्म हो गया। अब ये और ये आ गया हमारे पास। मैंने तुम्हें एक चीज़ बताई थी कि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग होगी उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो इधर और इधर ब्रांचिंग किधर ज़्यादा है, ब्रांचिंग इधर ज़्यादा है, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा, तो ये फर्स्ट नंबर पर आएगा। क्या नाम है इसका, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। और बीच में क्या बच गया बेटा, ये बच गया 1 क्लोरोप्रोपेन, ठीक है। और सोचो ये दोनों पार्ट्स आपके टोटल 3 मार्क्स के आ जाते हैं, तो बहुत इजीली आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ कॉन्सेप्ट ऑफ कायरल एंड ए कायरल। पहले मैं तुम लोगों को ए कायरल समझाऊंगी, उसका ऑपोजिट कायरल होता है, ठीक है। तो मान लेते हैं मेरे पास एक मिरर है, ये हमारे पास एक मिरर है और मैं एक ऑब्जेक्ट रख देती हूँ उसके आगे, मिरर के आगे। ध्यान से समझना इस चीज़ को। तो बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, ये बीच में मिरर रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज हमें ट्रेस करनी है। अब ये सचमुच का तो मिरर है नहीं, हमने मान के रखा हुआ है। तो अब देखो, जब हम इस ऑब्जेक्ट की मिरर इमेज बनाएंगे तो मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी, राइट। अब ऑब्जेक्ट और मिरर इमेज दोनों को उठाओ और देखो वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हो रहे हैं ना, देखो सुपर इम्पोजिबल। दूर से पता चल रहा है कि ये दो फिगर्स थे हमारे पास, नहीं ना। ऑब्जेक्ट और उसकी मिरर इमेज एक दूसरे में ऐसे समा गई मानो एक ही सिंगल चीज़ हो। ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं ए कायरल कंपाउंड। ए कायरल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनकी मिरर इमेज उनके ऊपर सुपर इम्पोजिबल हो, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं। मैं ढूंढती हूँ मुझे कुछ चीज़ें मिल जाएं। हाँ, तो मेरे पास है एक ये ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट की जो मिरर इमेज होगी वो क्या होगी, ये होगी, फाइन। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये उसकी मिरर इमेज है। जब हम इन दोनों को एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करेंगे तो देखो हो गया, हो रहा है ना सुपर इम्पोजिबल। तो ये भी आपका क्या कहलाएगा, ए कायरल कंपाउंड कहलाएगा। ए कायरल, नॉट कायरल, ठीक है। एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। अब मान लेते हैं, थोड़ा इसको ध्यान से समझना, हाँ थोड़ा टूट रहा है इसलिए। मान लेते हैं ये मेरे पास मीथेन है, ये पिंक कलर का जो है ये C है और बाकी ये जो ब्लैक है ये H है। तो ये क्या है मेरे पास, मीथेन CH4। जब इस मीथेन की मिरर इमेज बनेगी तो वो कैसे बनेगी, कुछ
इस तरीके से बनेगी मीथेन की मिरर इमेज। अब इन दोनों मिरर इमेज को जब मैं एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करूँगी तो देखो सुपर इम्पोज हो रही है, तो ये भी क्या होगा आपका ए कायरल होगा। तो ए कायरल कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी जो मिरर इमेज होती है वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज हो जाती है, उनको हम लोग बोलते हैं ए कायरल। ठीक है, एक और एग्जांपल लेकर के चलो लास्ट। अब मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सेकेंड लास्ट एग्जाम्पल है, मेरे पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। जब इसकी मैं मिरर इमेज बनाऊंगी तो कैसे बनेगी, ऐसे बनेगी। अब इन दोनों इमेज को एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करो, क्या हो रही है सुपर इम्पोज? नहीं हो रही है, एक दूसरे में समा ही नहीं रही है। तो ऐसे कंपाउंड जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती, उन कंपाउंड्स को हम लोग बोलते हैं कायरल कंपाउंड। ठीक है, एक और एग्जाम्पल, जैसे हाथ है मेरा, हाथ से ही इसको समझते हैं, ज़्यादा इजी पड़ता है। ये मेरा हाथ है और इसकी मिरर इमेज क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब मैं इसको और इसको, ये इसकी मिरर इमेज को एक दूसरे पर सुपर इम्पोज करती हूँ, क्या हो रही है, क्या हो रही है, नहीं हो रही है। तो ये आपका क्या कहलाएगा, कायरल कहलाएगा। कायरल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो सकती, और ए कायरल कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनकी मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाती है। अब हमारे पास इतने सारे कंपाउंड्स हैं, अब क्या सबके हम लोग मिरर इमेज बना करके चेक करते रहेंगे कि सुपर इम्पोज हो रही है या नहीं हो रही है? तो अब मैं तुम्हें कायरल कंपाउंड को फाइंड आउट करने का एक शॉर्टकट तरीका बताती हूँ। तुम्हें उसमें मिरर और इतना सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पर कॉन्सेप्ट बनाने के लिए तुम्हें इसका मीनिंग पता होना चाहिए था, इसलिए मैंने बता दिया। बाकी इसकी एक छोटी सी ट्रिक होती है, हम वो अप्लाई करते हैं। अब बच्चों एक एग्जाम्पल लेकर के चलते हैं कायरल कंपाउंड फाइंड आउट करने का। इंपॉर्टेंट है इसकी वेटेज 1 मार्क्स की, पर बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, कर सकते हो। जैसे मेरे पास है ब्यूटेन 1 ऑल, हमें फाइंड आउट करना है वेदर दिस कंपाउंड इज कायरल और ए कायरल। तो हम क्या करेंगे, ब्यूटेन 1 ऑल का स्ट्रक्चर बना देंगे। 1 2 3 4 1 ऑल है, ये हो गया इसका CH2 CH2 CH3, ये हो गया ब्यूटेन 1 ऑल। अब इस ब्यूटेन 1 ऑल को मैं, जैसे मीथेन को हम लोग ऐसे करके खोल के लिखते हैं ना, उसी तरह से लिखेंगे। तो ब्यूटेन 1 ऑल का कैसे बन जाएगा, चलो ऐसे ही बना दो। ये हो गया आपका C3H7। अब ये आपका जो हीरो कार्बन है इसको देखो, जो सेंट्रल कार्बन है इसको देखो। अगर सेंट्रल कार्बन के चारों तरफ जो ग्रुप्स लगे हुए हैं वो अलग अलग हैं तो कंपाउंड कायरल होगा। मतलब उसकी जो मिरर इमेज आएगी, चाहे तुम कैसे भी उसकी मिरर इमेज बना दो, वो सुपर इम्पोजेबल नहीं होगी। तो इस कार्बन को देखो और इसके चारों तरफ के स्ट्रक्चर को देखो, अगर चारों तरफ के स्ट्रक्चर्स अलग हैं तो ये कायरल है, अगर कोई भी 2 स्ट्रक्चर सेम हो रहे हैं तो ये ए कायरल है। तो इसमें ये अलग है, ये अलग है, बट ये दोनों सेम हैं, तो ये आपका क्या हो गया, ए कायरल। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेकर चलो। यहाँ पर होता हमारे पास ब्यूटेन 2 ऑल, तो 1 2 3 4 OH H CH3 CH2 CH3। अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो कैसे बन जाएगा, मैं एक रफ सा बना रही हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेन हमें इस पर फोकस करना है। तो अगर मैं इस कार्बन को देखूँ तो उसके चारों तरफ के जो ग्रुप्स हैं वो अलग हैं, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। तो हाँ, ये वाला कंपाउंड एक कायरल कंपाउंड है, येस इट इज़ कायरल कंपाउंड। और हम जो कायरल नेचर है वो किसकी वजह से जज कर रहे हैं, इस कार्बन से जो कनेक्टेड है उनसे जज कर रहे हैं। तो ये आपका क्या कहलाता है, कायरल सेंटर कहलाता है, बस। और वैसे यही ब्यूटेन 1 ऑल और ब्यूटेन 2 ऑल, इसी के ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो कायरल और कायरल सेंटर आपको पता होना चाहिए, बहुत ईजी टॉपिक था ये। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, अब एक चीज़ आपको पता होनी चाहिए जिसको हम लोग बोलते हैं इनैंशियोमर्स। जो आज हम लोग लेक्चर पढ़ रहे हैं ना, ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वन ऑफ द टफेस्ट लेक्चर बच्चे मानते हैं, उन्हें समझ नहीं आती सारी चीज़ें, बट हम इसको बहुत ईजी वे में करेंगे। अब देखो इनैंशियोमर क्या हो गए, तो वापस वही वाला कंडीशन लेकर के आते हैं, मिरर बना देते हैं। इनैंशियोमर भी बहुत ईजी है, ये सारी टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए। यूज़ इनका सिर्फ 1 मार्क्स तक का है, सारा जो आज मैं पढ़ा रही हूँ अभी तक का जो टॉपिक है कायरल ऑप्टिकल वाला। इसके अगले वाला टॉपिक ज़्यादा मार्क्स का है, बट ये पूरा ही 1 नंबर का टॉपिक आता है, ठीक है। तो देखो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये इसकी मिरर इमेज हो गई, ये ऑब्जेक्ट, ये इसकी मिरर इमेज, ये एक दूसरे पर सुपर इम्पोजेबल नहीं है। तो इन दोनों को बोलेंगे कि दैट दे आर इनैंशियोमर्स। तो
जब कोई भी कंपाउंड आपका कायरल होता है, जब उसकी मिरर इमेज एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोजिबल नहीं होती, तो ये दोनों चीज़ें, ऑब्जेक्ट भी और मिरर इमेज भी, ये दोनों इनैंशियोमर्स कहलाते हैं एक दूसरे के, कि नहीं बन रही इनके बीच में, इनमें कोई सिमिलैरिटी नहीं है, तो अब ये क्या कहलाते हैं? इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले लाइट के बारे में पढ़ते हैं। तो लाइट क्या होती है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अच्छा बच्चों, एक और चीज़, और इस टॉपिक में फिजिक्स यूज़ हो रही है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लाइट से रिलेटेड हम लोग ऑप्टिक्स वगैरह पढ़ रहे हैं, बट हम लोग इसमें इतना ही ध्यान देंगे जितना केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्लियर हो जाए, और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी अगर आप आज वाला लेक्चर समझ लोगे। तो लाइट क्या होती है? कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का मतलब क्या हो गया? कि डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपोगेट, और ये वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकता है। ठीक है, तो इमेजिन करते हैं कि हमारे पास एक लाइट का सोर्स है, ढूंढती हूँ मैं, मुझे कोई लाइट का सोर्स मिल जाए। तो ये देखो, ये हमारे पास एक लाइट का सोर्स है, इसको मान लेते हैं। ये आज अच्छा मौका मिल गया क्योंकि लाइट नहीं थी तो फ्लैश से काम चला रहे हैं, तो आई होप इस पर पॉइंट आउट हो रहा है। हाँ ठीक है, तो ये एक लाइट का सोर्स है हमारे पास। अभी जो लाइट होती है ना, लाइट पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगती है, लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं उस पर मैग्नेटिक फील्ड भी लगती है, और ऐसा ऑब्जर्व करा गया है कि जो लाइट होती है वो एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं करती। लाइट के जो पार्टिकल्स होते हैं वो तीनों डायरेक्शन, मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तीनों में इस तरह से रोटेट करते रहते हैं। ये एक्स एक्सिस में आपके पार्टिकल्स रोटेट हो रहे हैं, देखो ऐसे समझो, रुको से ऊपर करने दो। ये लाइट है ना हमारी, तो जो जितने भी पार्टिकल्स हैं ना लाइट के, ये सारे डायरेक्शन में घूम रहे हैं, वाइब्रेट कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली। वेव का मतलब क्या हो गया? वाइब्रेशन से जो भी जनरेट हो रही है चीज़। तो ये जो लाइट के पार्टिकल्स है ना, ये एक्स एक्सिस में भी ऐसे 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 घूम रहा है, वाई एक्सिस में भी पार्टिकल्स इस तरह से रोटेट हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं, मतलब रोटेट होना करेक्ट शब्द नहीं है, और जेड एक्सिस में भी इस तरह से मूव कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये हुआ कि इनिशियली जो लाइट होती है वो पूरे डायरेक्शन में प्रोपोगेट करती है, और अगर मैं लाइट को प्रोपोगेशन करके बताऊं तो लाइट कैसे भी प्रोपोगेट कर सकती है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, जितने भी आपके एक्सिस सिस्टम होता है सब में अच्छी तरह से मूव कर सकती है। तो इनिशियली लाइट मूव इन ऑल डायरेक्शन। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। तो अभी हमने पढ़ा कि लाइट एक ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों का इन्फ्लुएंस होता है, और वो जो लाइट है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों में ऐसे 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 मूव करती रहती है पार्टिकल्स की तरह। ठीक है, जैसे साउंड चैप्टर में हमने पढ़ा था कि वेव्स इस तरह से बनते रहते हैं, उसी तरीके से। ठीक, बेसिक है, ये आसान है। अब हमारे पास एक नया हीरो आता है, उस हीरो का नाम है निकोल प्रिज्म। अब निकोल प्रिज्म क्या होता है? एक प्रिज्म होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो निकोल प्रिज्म एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म होता है जो कि एज अ पोलराइजर वर्क करता है। पोलराइजर का क्या मतलब होता है? पोलराइजेशन ऑफ लाइट का मतलब सिंपल शब्दों में ये हुआ कि अगर हमारे पास कोई लाइट है जो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस में मूव कर रही है, तो जो पोलराइजर होगा वो क्या करेगा? दो एक्सिस को कट कर देगा और लाइट को 3D की जगह 1D में कन्वर्ट कर देगा। बस आपको इतना ध्यान रखना है केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कुछ आपको ध्यान नहीं रखना है। तो हमने क्या पढ़ा कि अगर हम किसी लाइट जो कि तीनों डायरेक्शन में मूव कर रही थी, एक्स एक्सिस में भी, वाई एक्सिस में भी और जेड एक्सिस में भी, तीनों डायरेक्शन में मूव कर रही थी, अगर हम उसके आगे निकोल प्रिज्म रख देंगे तो ये जो निकोल प्रिज्म होगा वो क्या करेगा? लाइट का पोलराइजेशन कर देगा, लाइट को पोलराइज कर देगा। पोलराइज करने का मतलब है दैट इट विल कन्वर्ट द 3D लाइट इनटू 1D लाइट। ये आप लोग अपने हायर क्लासेस में पढ़ोगे, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में नहीं, कि किस तरह से कन्वर्जन होता है, वो आपके ऑप्टिक्स के रूल लगेंगे। ठीक है, तो ये 3D लाइट 1D लाइट में कन्वर्ट हो जाएगी। मतलब ये क्या करेगा? एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में से किसी दो एक्सिस को कट कर देगा। मान लेते हैं इसने जेड और वाई को कट कर दिया, तो हमको जो लाइट मिलेगी वो क्या मिलेगी? खाली ये मिलेगी। अब ये जो इस 1D लाइट है, इससे हमारा ऑप्टिकल आइसोमर आ जाएगा।
ठीक है, वापस देखो, हमारे पास एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थी, एक लाइट थी जो कि बेचारी सारी डायरेक्शन में मूव कर रही थी, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और सारी डायरेक्शन में इसका वाइब्रेशन हो रहा था। कैसे भी बना दो आप, वो 3D आप समझ जाओ खुद। अब हम जब इसके सामने एक निकोल प्रिज्म रख देंगे तो वो जो निकोल प्रिज्म होगा वो क्या करेगा, जो 3D लाइट है उसको 1D में कन्वर्ट कर देगा और लाइट की तीनों एक्सेस में से 2 एक्सेस कट जाएंगे और एक ही एक्सेस हमें मिलेगी। अब ये जो लाइट बनी इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और प्यार से इस लाइट को हम लोग बोलते हैं PPL। ठीक है, अब हमारे पास डेफिनेशन आती है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की, तो मैं पहले हिंदी में लिख दूं। ऑप्टिकल आइसोमर्स वो कंपाउंड होते हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट डायरेक्शन में या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में क्या कर देंगे, इसको डेविएट कर देते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ, दोबारा देखो, मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि क्या चीज़ हो रही है ऑप्टिकल आइसोमर। बस जितना बता रही हूँ उतना ही क्लियर होना चाहिए, इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। तो हमारे पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मतलब एक लाइट है जो कि सारी डायरेक्शन में मूव कर रही थी, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में। जब इस लाइट को हमने निकोल प्रिज्म से पास करवाया तो उस लाइट का पोलराइजेशन हो गया और ये लाइट 3D से 1D में कन्वर्ट हो गई। ये देखो हो गई कन्वर्ट, और ये जो 1D में कन्वर्ट हुई इसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज लाइट। अब ये जो लाइट जा रही है, ये जैसे सन है, सन की लाइट ऑब्वियसली 3D होती है, ये सन की लाइट है, इसको हमने प्रिज्म से पास करा, ये सन की इतनी बड़ी 3D लाइट 1D में कन्वर्ट हो गई। अब इसके आगे हम लोग एक छोटा सा कंपाउंड रख देंगे और उस कंपाउंड को हमने ग्लास के अंदर फिल कर रखा है। ये ग्लास की ट्यूब है, उसके अंदर हमने कंपाउंड को फिल करा हुआ है। अब जब लाइट उस कंपाउंड से पास होगी, तो आपने क्लास 10 में रिफ्रैक्शन वगैरह पढ़ा है, आपको पता है लाइट जब किसी भी मीडियम से पास होती है तो अपना पाथ वगैरह चेंज कर लेती है। तो उसी तरह से जो ये वाली लाइट है जब इस कंपाउंड में से पास होगी तो या तो लाइट राइट डायरेक्शन में मुड़ जाएगी या लाइट लेफ्ट डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि लाइट को राइट डायरेक्शन में मूव करवा देते हैं, तो उन कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रोरोटेटरी। और कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करवा देते हैं, उन कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं लीवोरोटेटरी। ठीक है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी का मतलब होता है लाइट राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई, और लीवोरोटेटरी का क्या मतलब है कि जो आपकी लाइट है वो लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। ठीक है, तो अगर आपसे, और इसी चीज़ को हम लोग ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एक ऐसा टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म होता है जिसमें प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। जब प्लेन पोलराइज लाइट को किसी कंपाउंड से पास करवाते हैं और वो लाइट अगर अपनी डायरेक्शन से राइट की तरफ शिफ्ट हो जाए, दाएं की तरफ शिफ्ट हो जाए, तो वो आपका डेक्स्ट्रोरोटेटरी कंपाउंड बन जाता है। अगर वो लाइट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है तो वो कंपाउंड लीवोरोटेटरी कंपाउंड बन जाता है। अगर वो लाइट कहीं शिफ्ट नहीं हो रही, सीधी सीधी जा रही है, तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगा। ऐसे कंपाउंड जो कि लाइट को राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करवाते हैं या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में शिफ्ट करवाते हैं, उन कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, एक बार लास्ट दोबारा से रिवाइज करते हैं। हमारे पास एक बार बच्चों दोबारा समझते हैं। हमारे पास एक सनलाइट से मानो हमारे पास सूरज की रोशनी थी। जो सूरज की रोशनी होती है इट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस में मूव करती है, वाइब्रेट करती रहती है कंटिन्यूसली। अब हमारा टारगेट ये है कि फॉर द प्रॉपर स्टडी ऑफ द कंपाउंड हमें उस 3D लाइट को 1D लाइट में कन्वर्ट करना है। तो हम उस सन की लाइट को एक स्पेशल टाइप ऑफ प्रिज्म से पास करवाएंगे, जिस प्रिज्म का नाम होता है निकोल प्रिज्म। वो कैल्शियम कार्बोनेट, इट्स वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट उसका। तो जब हम लोग एक 3D लाइट को, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को निकोल प्रिज्म से पास करवाएंगे,
तो वो जो 3D लाइट है वो 1D लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ लाइट। यहाँ पर निकोल प्रिज्म पोलराइजर की तरह वर्क कर रहा है और वो जो 1D लाइट बनी उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब वो जो लाइट आएगी उस लाइट के बगल में हम लोग कंपाउंड रख देंगे जिसकी हमें स्टडी करनी है। जब वो लाइट उस कंपाउंड से पास होगी तो 3 चांसेस बन सकते हैं। अगर वो लाइट सीधी सीधी पास हो गई तो हम बोलेंगे कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका मतलब उसके अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं हो सकता। अगर वो लाइट राइट की तरफ शिफ्ट हो गई तो हम बोलेंगे द कंपाउंड इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर। अगर वो लाइट लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो गई तो हम लोग बोलेंगे द कंपाउंड इज लीवोरोटेटरी इन नेचर। आज आपको ये वाली चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए। अच्छा बच्चों, हम लोग अब एक एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे हमारे पास लैक्टिक एसिड है, हमें लैक्टिक एसिड का नेचर चेक करना है, इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करनी है कि डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लीवोरोटेटरी है, क्या है। तो हमने क्या करा, एक सोर्स ले लिया, सोर्स से 3D लाइट आ रही है और 3D लाइट को हमने निकोल प्रिज्म से पास करवाया तो वो लाइट 1D में कन्वर्ट हो गई। यहाँ पर हमको प्लेन पोलराइज लाइट मिल गई। अब इस लाइट को हमने कंपाउंड से पास करवाया, लाइट के रास्ते में हमने कंपाउंड रख दिया और हमने नोटिस करा कि इस कंपाउंड के आने की वजह से जो लाइट है ये राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। ये मेरा राइट है, ठीक है, राइट डायरेक्शन में शिफ्ट हो गई। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो लैक्टिक एसिड होता है इट इज़ डेक्स्ट्रोरोटेटरी इन नेचर, रोटेटरी इन नेचर। तो जो लैक्टिक एसिड होता है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि लैक्टिक एसिड प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट की डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है। ठीक है, इजी है, ज़्यादा टफ तो नहीं है। अब इसको हम लोग ये पढ़ेंगे कि इसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो उसको हम लोग लिखते हैं, या तो प्लस लैक्टिक एसिड लिख दो या फिर डी लैक्टिक एसिड लिख दो। ठीक है, या तो आप लोग इसको प्लस लैक्टिक एसिड लिख सकते हो या फिर डी लैक्टिक एसिड लिख सकते हो। इन दोनों का मतलब ये हुआ कि भैया ये जो लाइट होती है ये डेक्स्ट्रोरोटेटरी, ये लाइट नहीं, ये कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी होता है और लाइट को दाईं डायरेक्शन में, राइट के डायरेक्शन में शिफ्ट कर देता है। अब एक और एग्जाम्पल देख। अच्छा बच्चों, अब नेक्स्ट हमारे पास कंपाउंड है 2-मिथाइल ब्यूटेन 1-ऑल। अब इसको चेक करते हैं इसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो वही था, हमारे पास सोर्स ऑफ लाइट थी, वो 3D थी, उसको हमने निकोल प्रिज्म से पास करा, वो 1D में कन्वर्ट हो गई, पोलराइजेशन हो गया, प्लेन पोलराइज लाइट बन गई। ये हमारे पास 2-मिथाइल ब्यूटेन 1-ऑल भरा हुआ है। अब हमने देखा कि उसने लाइट को लेफ्ट की डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। ठीक है, जब उसको लेफ्ट के डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंपाउंड है इट इज़ लीवोरोटेटरी इन नेचर, लीवोरोटेटरी इन नेचर। अब इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, -2-मिथाइल ब्यूटेन 1-ऑल, या फिर लीवो का मतलब हो गया स्मॉल एल, L2-मिथाइल ब्यूटेन 1-ऑल। तो ये लीवोरोटेटरी का साइन हो गया। अगर D है तो डेक्स्ट्रोरोटेटरी, अगर L है तो लीवोरोटेटरी, बट अभी करेंटली हम लोग इसको प्लस माइनस से डिनोट करते हैं। तो ये अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो न्यूक्लियोफाइल होते हैं जिनके 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो कंसिडर करो तुम्हारे पास साइनाइड ग्रुप है। अगर मैं साइनाइड ग्रुप का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाऊं तो यहाँ पर आकर के मुझे दिख रहा है कि नाइट्रोजन पे भी नेगेटिव चार्ज आ रहा है पार्शियल, और कार्बन पे भी पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ रहा है। न्यूक्लियोफाइल वही तो होता है जिसमें सेंट्रल एटम के पे नेगेटिव चार्ज है। यहाँ तो दोनों एटम्स पे नेगेटिव चार्ज है। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर किसी भी एलिमेंट या फिर किसी भी स्पीशीज ए के साथ रिएक्शन कर रहा है तो 2 चीज़ें होने की पॉसिबिलिटी है, या तो कार्बन वाला पोर्शन इस ए के साथ अटैच करे तो ACN बन जाएगा, इसको बोलेंगे साइनाइड, या फिर ये भी हो सकता है कि C की जगह N वाला पोर्शन ए के साथ रिएक्शन कर दे, बॉन्डिंग कर दे, तो ANC बन जाएगा, इसको हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनाइड। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर CH3CN बन गया तो उसको बोलते हैं मिथाइल साइनाइड, और अगर CH3NC बन गया, अब इसको हम लोग बोलते हैं मिथाइल आइसोसाइनाइड। अब हम लोग एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो अच्छा, तो पहले तो ये देख लो, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल वो होते हैं जिनमें स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से बन जाता है, वो स्पीशीज़ का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाता है कि जब उनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखते हैं तो 2 सेंट्रल मेटल एटम नहीं, 2 सेंट्रल एटम दोनों पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है। मतलब ये 2 तरीके से अटैक कर सकते हैं, इनके 2 मॉलिक्यूल बॉन्ड बना सकते हैं, एक बार में एक ही बनाएगा। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि जो A है वो C के साथ भी बॉन्ड बनाएगा, N के साथ भी बनाएगा एक साथ, नहीं, या तो C अटैक करेगा या तो N अटैक करेगा। ठीक है, अब
तुम्हें थोड़ा अटपटा सा लग रहा होगा, एक एग्जाम्पल बताती हूँ इसके लिए। अब हमारे पास एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन आता है कि जब हम लोग CH3Br या फिर कोई भी अल्काइल हैलाइड CH3Br मान के चल लो, जब हम लोग CH3Br की रिएक्शन KCN के साथ करते हैं तो मिथाइल साइनाइड बनता है, CH3CN बनता है। बट अगर हम लोग CH3CN की रिएक्शन AgCN के साथ करते हैं तो उस केस में मिथाइल आइसोसाइनाइड बन जाता है। हमें ये वाला फिनोमिनन एक्सप्लेन करना है, ये क्यों होता है। यही क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, मतलब इस एम्बेडेड न्यूक्लियोफाइल टॉपिक से एक यही क्वेश्चन बनता है, इसके अलावा और कुछ नहीं बनता। तो इसको आप बहुत अच्छे से समझ लेना। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि CH3Br की रिएक्शन जब KCN के साथ करते हैं तो CH3CN ही क्यों बनता है और कुछ क्यों नहीं बनता, ठीक है। तो इसको समझने के लिए क्या देखो, अब इसको थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देना, ठीक है, इसको इग्नोर कर दो, इसको मैं मिटा ही देती हूँ। अब देखो मेरे पास है CH3Br और इसमें मैं KCN ऐड कर रही हूँ। जब मैं KCN ऐड करूँगी तो इसमें हम लोग एक्वस, जैसे हम लोग एक्वस KOH लेते हैं वैसे हम लोग यहाँ पर एक्वस KCN ले लेंगे। एक्वस KCN का मतलब क्या हो गया, K+ अलग हो गया, CN नेगेटिव अलग हो गया। अब हमको पता है कि जो CN है वो एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। एमिडेंट न्यूक्लियोफाइल का मतलब यहाँ पर C भी अटैक कर सकता है इस CH3 पर और N भी। तो अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दूंगी तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव। अब क्वेश्चन आता है कि अब यहाँ पर तो दो पॉसिबिलिटी हो रही है, ये जो Br है ये K के साथ चला जाएगा, इसको ऐसे रख दो। अब यहाँ पर हमारे पास दो पॉसिबिलिटी आ गई। पॉसिबिलिटी 1 तो ये है कि CH3CN बन जाए, ये जो C है ये इधर अटैक कर दे, इसको खोल देती हूँ। पॉसिबिलिटी 1 तो ये हो रही है आपकी कि जो C है ये इस C के साथ अटैक कर दे और CH3CN बन जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि N अटैक कर दे कार्बन के साथ और तब उस केस में बन जाएगा CH3NC। और क्वेश्चन में बोल रहा है कि जब भी CH3Br KCN के साथ रिएक्शन करता है तो CH3CN ही बनेगा। अब इसका रीज़न समझो। अब हमें ये बताना है कि CH3CN ही क्यों बनता है। तो मेरे पास था CH3+ और मेरे पास था CN नेगेटिव, जिसमें 2 पर नेगेटिव चार्ज आ गया था। अब आपको पता है कैटिनेशन क्या होता है। कैटिनेशन का मतलब हुआ कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी जिससे वो दूसरे कार्बन के साथ बहुत ही तगड़ा बॉन्ड बना करके लंबी लंबी चेन बनाता है। तो अगर कार्बन को 2 ऑप्शन दे दिए जाएं, इस वाले कार्बन को जो कार्बोकैटायन का कार्बन है, इसको 2 ऑप्शन दे दिए जाएं कि तुम इस कार्बन के साथ इंटरैक्ट करोगे कि नाइट्रोजन के साथ, तो अच्छी कैटिनेशन किसमें होगी, कार्बन के साथ कार्बन की तो होगी। तो इसीलिए ये वाला कार्बन सेलेक्ट करता है इस वाले कार्बन को कि तू मुझ पर अटैक कर, क्योंकि मैं तेरे साथ अच्छी कैटिनेशन कर सकता हूँ। एज अ रिजल्ट क्या बन जाएगा, CH3CN बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें रीजन क्या डलेगा, इसमें सुनो रीजन डलेगा, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, समझते रहना। KCN इज प्रीडोमिनेंटली, मतलब बहुत ही ज़्यादा है, राइट। वो स्पेलिंग गलत होगी तो इग्नोर कर देना, डोमिनेटली लिख दिया मैंने, डोमिनेंटली अभी भी गलत लिखा है, तुम लोग इसको खुद सही कर लेना। KCN इज प्रीडोमिनेंटली आयनिक। इसी वजह से जो KCN है वो K+ और CN नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा एंड वी विल गेट 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। हमें 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर मिल जाएंगे, एक तो C पे भी नेगेटिव आएगा और एक N पे भी नेगेटिव आएगा। बट एज कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, इसी वजह से दैट इज वाई द कार्बन ऑफ CN विल अटैक टू द कार्बन ऑफ मिथाइल ग्रुप एंड एज अ रिजल्ट CH3CN विल बी फॉर्म्ड। आगे बात समझ में। अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है कि जब CH3CN AgCN के साथ, वाओ क्या रिएक्शन बोली मैंने। हाँ बच्चों, अब हमारे पास रिएक्शन है कि जब CH3Br AgCN के साथ रिएक्शन करता है तो CH3NC ही क्यों बनता है। अभी तो हमने ये पढ़ा था कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड ज्यादा है तो कार्बन के साथ कार्बन ही इंटरैक्ट करेगा। इस वाले रिएक्शन में तो ऐसा लग रहा है मानो जो कार्बन है वो नाइट्रोजन के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, ऐसा क्यों। अब ध्यान से समझना, जो AgCN होता है वो कोवलेंट होता है, ठीक है, कोवलेंट नेचर होता है उसका। इस वजह से वाटर में AgCN नहीं टूट पाता, नहीं आयनाइज हो पाता, जिस वजह से रिएक्शन कुछ इस प्रकार होगी। CH3+ Br नेगेटिव, भाई ये तो टूट गया। वैसे भी पानी में भी ज़्यादा मिसेबल ये नहीं होता, तो उसको ऐसे ही लिख दो आप, CH3Br। अब आ जाएगा पहले वाले क्वेश्चन में कैसे हो गया, तो इट इज स्लाइटली सॉल्युबल, नॉट कम्प्लीटली। खैर, तो मेरे पास है CH3Br, इसका इंटरैक्शन में AgCN के साथ करूंगी। अब AgCN कम्प्लीटली कोवलेंट है नेचर में,
है ना, वो कंप्लीटली कोवेलेंट है नेचर में, तो Ag इस कार्बन को तो नहीं छोड़ेगा, तो हार झक मार करके इस नाइट्रोजन पे ही पार्शियल नेगेटिव चार्ज बन गया। कार्बन तो बेचारा कुछ कर ही नहीं सकता ना, उसको तो सिल्वर ने पकड़ के रखा हुआ है। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये जो नाइट्रोजन है यही अटैक करने के लिए बचेगी और यही इस कार्बन पे अटैक करेगी। तो क्या बन जाएगा, CH3NCAg, ठीक है। और ये जो बेचारा Br बचा हुआ है, ये Br क्या करेगा, इस Ag को निकाल बाहर कर देगा और फिर जाकर के आपको इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो जब भी CH3Br KCN के साथ रिएक्शन कर रहा है तो साइनाइड बनेगा, अगर वो AgCN के साथ रिएक्शन कर रहा है तो आइसोसाइनाइड बनेगा। यहाँ तक